हेलो प्यारे छात्रों, जैसा कि आपसे हमने वादा किया था वैसा ही आपके सामने बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे अमीबा का पोषण। अमीबा अपना पोषण कैसे करता है तो उसको देख लेते हैं। पहले उसकी संरचना देख लेते हैं। अमीबा जो होता है बच्चों, वो एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव। याद रखना कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव, ठीक है ना। एक कोशिकीय जीव होता है और इसके अलावा इसके अंदर जो आप देख रहे हो ये बीच वाला भाग, इसको बोलते हैं केंद्रक, ठीक है ना। इसको बोल दिया हमने केंद्रक। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ये है इसके लिए खाद्य कण। क्या है? खाद्य कण। और इसका देखो एक बात और याद रखना, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। आप जैसा चाहो वैसा इसको बना सकते हो। उसके अलावा आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं कूटपाद या आधाव बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? कूटपाद का कूटपाद का कार्य होता है चलना, भोजन को पकड़ना, ठीक है। क्या होता है? भोजन को पकड़ना, ठीक है ना। भोजन को पकड़ना, चलने फिरने का कार्य कौन करता है? कूटपाद करते हैं। किसके? अमीबा के। अमीबा का जो चलने फिरने का कार्य करता है वो कौन करता है? कूटपाद करता है। उसके अलावा जब ये कूटपाद जो होता है भोजन को पकड़ेगा तो उसी समय क्या करेगा? ये खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर देगा। क्या करेगा? खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर देगा। और जब खाद्य रिक्तिका का निर्माण होगा उसी समय क्या होगा? यहाँ पर पाचन प्रारंभ हो जाएगा। तो पाचन का अर्थ क्या होता है? पाचन समझिए आप। पाचन जो होता है जटिल पदार्थ से एंजाइम की मदद से क्या करेगा? एंजाइम की मदद से क्या कर देगा? जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देगा, ठीक है। किसमें तोड़ेगा? सरल पदार्थ में तोड़ देगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अमीबा खाद्य यानी कि सरल पदार्थ में तोड़ देगा और इसको क्या मिल जाएगी? ऊर्जा मिल जाएगी। ऊर्जा मिलने के बाद अब इसमें बचेगा अवशिष्ट पदार्थ भी बचेगा। किसी भी चीज का पाचन पूरी तरह से नहीं होता है, उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बचते हैं। जो अवशिष्ट पदार्थ बचेगा वो क्या करेगा? ये अमीबा बाहर निकाल देगा, ठीक है। क्या करेगा? अमीबा बाहर निकाल देगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपको मैं बता दूं, आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछ सकता है अमीबा का पोषण, तो आप इसको बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह एक कोशिकीय जीव होता है। इसके मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है। इसमें कूटपाद उपस्थित होते हैं जो अमीबा को चलने फिरने तथा खाना को पकड़ने का कार्य करते हैं। अब जब खाना पकड़ लेते हैं उसके बाद क्या हो रहा है? खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर रहा है। तो क्या बोलेंगे हम? क्या लिखेंगे? भोजन को खाद्य रिक्तिका में पहुंचा देगा। खाद्य रिक्तिका से ही क्या होगा? पाचन प्रारंभ हो जाएगा। जब पाचन प्रारंभ हो जाएगा तो क्या होगा? इसको ऊर्जा मिलेगी और पाचन के पश्चात जैसे हमारे बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं या पूरी तरह से इसका पाचन नहीं होता है, वो क्या करेगा? बाहर निकाल देते हैं हम उसको। तो इसी तरह से क्या करेगा? अमीबा भी उस चीज को बाहर निकाल देगा। देख आपकी ही बुक में 2 लाइन का एक पैरामीशियम दे रखा है, तो पैरामीशियम को देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पैरामीशियम को समझ लेते हैं। पैरामीशियम होता क्या है? तो चलिए देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से आपका पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम में पाच्छाव्य पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? चलने फिरने तथा भोजन को पकड़ने का कार्य करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? चलने फिरने का कार्य करेगा। और जो खाद्य कण आपको नजर आ रहा है, खाद्य कण यहाँ से प्रवेश करेगा, ठीक है। खाद्य कण को यहाँ पर पकड़ लेगा और क्या करेगा? पैरामीशियम अंदर आ जाएगा, भोजन पैरामीशियम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पैरामीशियम के जब अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? पाचन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कैसा जीव होता है? ये एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय जीव होता है। आपके बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है इसके बारे में, तो थोड़ा भी हम समझ ले रहे हैं। एक कोशिकीय जीव होता है, इसके बारे में अगली क्लास में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो पैरामीशियम कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होता है और ये जो चलने फिरने का कार्य करता है वो किससे करता है? पाच्छाव से करता है, ठीक है। उसके अलावा ये खाद्य कण को कहाँ से पकड़ेगा? यहाँ से पकड़ लेगा, ठीक है।
तो आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। चलिए तो हम आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, सारी क्रियाविधि को हम अब समझेंगे। चलिए प्रकाश संश्लेषण को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो प्रकाश संश्लेषण में सभी क्या होंगे, कच्चा पदार्थ होगा। सब क्या होगा, कच्चा पदार्थ होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या होगा। नंबर 1 H2O, नंबर 2 CO2, नंबर 3 परल हरित, और नंबर 4 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्या, प्रकाश। क्या होगा, प्रकाश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और अगला पॉइंट होगा हमारा रंध्र। रंध्रों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए इन सारी चीज़ों का होना अति आवश्यक है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। चलिए हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा। चलिए एक वृक्ष बनाते हैं सबसे पहले। चलिए ये हमारा एक वृक्ष बन गया और मान लेते हैं यहाँ पर एक मनुष्य बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, मनुष्य बैठा हुआ है। ठीक है, इसका ये एक सिर हो गया और ये क्या करेगा, इस पौधे में क्या करेगा, पानी देगा। तो सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा पौधे को। उसके अलावा अब ये यहाँ नाक से क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा। ठीक है, CO2 किसके पास जाएगा, पौधे के पास जाएगा। अब पौधे के पास जब पहुँचा है तो आप ये समझिए संरचना थोड़ी, ये हमारी क्या हो गई, पत्ती हो गई। अब पत्ती के अंदर क्या होगा, रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र, यानी छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें बोलते हैं रंध्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। इन रंध्रों की सहायता से क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित करेगा। ये अवशोषित करने के पश्चात अब समझिए यहाँ पे प्रकाश को इसने अवशोषित कर लिया और साथ में जो CO2 छोड़ी थी, CO2 को भी क्या करेगा, ये अवशोषित कर लेगा। रंध्र क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, जब प्रकाश को भी अवशोषित कर लेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले लेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, पर्ल हरित भी होगा। और क्या होगा, इन पत्तों में क्या पाया जाता है, पर्ल हरित पाया जाता है। पर्ल हरित या क्लोरोफिल, क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तों में। पत्तों में पर्ल हरित या क्लोरोफिल पाया जाता है और रंध्र भी पाए जाते हैं। अब हमें मिल जाएगा सूर्य से प्रकाश। देखिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। तो इस वजह से हम क्या बोल देते हैं, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, आप देखिए प्रकाश अगर है तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। अब दिमाग में क्या विचार आता है कि जो कलरफुल यानी कि रंगीन पत्ते होते हैं, क्या उनके अंदर पर्ल हरित होता है? उनमें भी उपस्थित होता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता है क्योंकि वो ऊपर से उसके अंदर पर्ल हरित पाया जाता है, बाहर नहीं पाया जाता। इस वजह से उसके पत्ते जो होते हैं कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, उसके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो चलिए अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रकाश संश्लेषण में हमें अंक तभी मिलेंगे जब हम एक क्रिया को लिखेंगे, इसकी क्रिया को लिखेंगे या अभिक्रिया को लिखेंगे। चलिए उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला आपको H2O का होना आवश्यक है, उसके अलावा CO2 का होना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। अब इसके साथ साथ प्रकाश होना आवश्यक है। प्रकाश हो गया और पत्तों में पर्ल हरित होता है। क्या होता है, पर्ल हरित होता है। उसके अलावा जब ये सारी चीज़ें हैं इसके पास, तो एक ये अपने भोजन का निर्माण करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। तो भोजन इसका क्या होगा, C6H12O6, या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज। इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। अब जो ग्लूकोज हमने बनाया है, यानी पौधे ने जो ग्लूकोज बनाया है, देखो ग्लूकोज का जो अनुपात होगा CH और O, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH2O। तो क्या होगा, CH2O, ये भी हमारा क्या होगा, ग्लूकोज ही होगा। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ तो मिल गई। अब कहते हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से देते हैं?
तो जब ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज बनाने के बाद ये एक गैस को रिलीज करेंगे, एक गैस को छोड़ेंगे जिस गैस का नाम होगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जल को भी वापस कर देंगे, जितना हमने जल दिया है उसका कुछ कम करके देंगे। ठीक है, यानी कि पूरा जल ये अवशोषित नहीं करेंगे। अभी ये क्रिया हमारी संतुलित नहीं है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गए, 12 13 14 हो गए। तो इसको क्रिया को अभी इस अभिक्रिया को क्या कर ले रहे हैं, संतुलित कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 12 का गुणा कर दो, यहाँ पे 6 का कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अभी इतना ही रहने दो, यहाँ पे हम 6 का गुणा कर देंगे। अभी देखते हैं अभी हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। 6 दूनी 12 और 12 24, यहाँ पे कितना 6 है, 6 है। अभी देखो 6 है और यहाँ पे कितना हो रहा था, ऑक्सीजन हमारा कितना हो रहा था, 12 यहाँ पे हो रहा था और 12 यहाँ पर हो रहा था। तो कितना हुआ, 24 हो गया। तो अभी हमारा यहाँ पे कितना है, 6 ये है और 6 ये है। तो कुल कितना है, 12 13 14। अगर हम यहाँ पे गुणा कर दें, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 12 हमारा 24 हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन पूरा हो गया है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, पूरा 24 हो गया। अब ये क्रिया संतुलित है। इसको दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो दूसरा रूप कौन सा होगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जल को हम रखेंगे 6H2O प्लस 6CO2। अभी हमारा क्या है, प्रकाश होगा। ठीक है, ये प्रकाश आ रहा है, परहरित होगा ही होगा, परहरित। उसके अलावा हमारा और क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6O2। जल हम नहीं निकालेंगे अब। तो देखिए हमारी क्रिया पूरी संतुलित हो चुकी है। तो ये हमारा होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र को करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।